तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है समास। ठीक है स्टूडेंट, समास को आज हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी समास है उसके बारे में जानेंगे। अब हमने पहले से ही लिख के रखा है, क्यों लिख के रख लिया है कॉमन बात, ताकि ज़्यादा टाइम न लगे और एक छोटी सी वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो सभी लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ साथ। और जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो अभी तक टर्म 1 के लिए आपने प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो प्रो बैच को जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी करवाता हूं और 24 आवर आपसे ऑनलाइन जुड़ा रहता हूं। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, देखते हैं समास होता क्या है। तो देखिए, समास एक बहुत कठिन टॉपिक है क्लास 10 का, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत का सभी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने बाबू सोना का टेंशन लीजिए। अब चलिए देखिए, दो या दो से अधिक पद का एक हो जाना समास कहलाता है। ठीक है सर, समझ गए कि जब दो पद रहे या दो से अधिक पद रहे, दोनों एक हो जाएगा तो समास कहलाएगा। अब एक बात बताइए, पद क्या है? तो पद मतलब होता है, जैसे अगर मैं लिखूँ आयुष कुमार, ठीक है, मेरा नाम आयुष कुमार है, तो हम लिखे आयुष कुमार, तो ये आयुष एक पद हो गया और ये कुमार एक पद हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि पद किसे कहते हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमने क्या आपको पढ़ाया कि जब दो या दो से अधिक पद का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा राज्ञः पुत्र, तो राज्ञः मतलब होता है क्या? राजा, और पुत्र का मतलब होता है क्या? बेटा। और ये का जो है ये बीच में अपने आप छुपा है, यानी कि राज्ञ पुत्र का मतलब होता है राजा का बेटा। आप देखेंगे कि इसका एक समास बना राजपुत्र, मतलब राजा का बेटा। तो एक जगह हम ग्लोबली कह सकते हैं क्या? राजपुत्र। समझे? तो यह हमने आपको अभी समझाया कि होता है क्या समास। अब आपका क्या प्रॉब्लम होता है, सर यही तो दिक्कत है, ई बताइए सर, ई कैसे राजपुत्र हो गया, ई बाजपुत्र क्यों नहीं हुआ? तो अभी डिटेल जब पढ़ेंगे तो इसी के बारे में जानेंगे। अभी तक आप समझ गए होंगे कि समास हम कहते हैं तो किसे कहते हैं। ठीक, तो जैसे राज्ञपुत्र था तो क्या बन गया? राजपुत्र। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, समास के स्टूडेंट बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक, बहुत सारे भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। अब देखिए, अव्ययी भाव समास को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के भी बोर्ड एग्जाम में और स्टेट के भी बोर्ड एग्जाम में। देखिए, इसमें क्या होता है स्टूडेंट की पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। अभी एग्जाम्पल लेके बताएंगे और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता रहती है। इसलिए इसको करने से पहले अव्यय जो हमने आपको पढ़ाया है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसको? अव्यय को, क्योंकि इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अब पूर्व पद क्या होता है? तो पूर्व पद का मतलब हो गया पहले वाला पद। जैसे पहले वाली बाबू थी जिसको छोड़ के आप नया बना लिए, तो वही पहले वाला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होगी, उसी की वैल्यू होगी, बाकी बात किसी का भी वैल्यू नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम आपको समझाते हैं। 1 नंबर में एक अव्यय है उप। ठीक, उप एक अव्यय है। इसका क्या अर्थ होता है सो समझिए। इसका अर्थ होता है समीपम, यानी कि पास। हिंदी बोले तो पास, पास में, ठेठी में बोले तो लग में, और समीपम का मतलब संस्कृत में पास होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक हमने उदाहरण लिखा रामस्य समीपम। अब चलिए इसका आप क्या कीजिए, समास बना के दिखाइए। सर आप पढ़ा रहे तो आप बनाइए, हम क्यों बनाएं? हाँ, हम बनाएंगे। और अभी देखिए आपको सिखा भी देते हैं कैसे बनता है समास, बहुत आसान होता है। हमने क्या लिखा है स्टूडेंट? रामस्य समीपम हमने यहाँ पे लिखा। क्या लिखा? रामस्य समीपम हमने यहाँ पे लिखा। यह हो गया विग्रह। ठीक है स्टूडेंट, और इसका बनाना है आपको क्या? समास। तो जब भी देखिए कि समीपम लगा हुआ है तो समझ जाइए कि यह अव्ययी भाव समास है। तो जब भी इसका विग्रह बनेगा तो शुरुआत में एक अव्यय जरूर लगेगा। सर कौन सा अव्यय लगेगा? तो यहाँ पे कौन सा अव्यय लगेगा? जहाँ जहाँ समीपम हो वहाँ हम लोग किस अव्यय का प्रयोग करेंगे? उप का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? उप। और ये रामस्य है तो ये रामम हो जाएगा। यह आसनस्य है तो यह आसनम हो जाएगा। यह श्यामस्य है तो ये क्या हो जाएगा? श्यामम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा?
उपरामम, यानी कि इसका टोटल हिंदी अर्थ हो जाएगा राम के पास। तो आपने देखा कि इसका पूर्व पद जो निकल के आया, पहले वाला पद, यह क्या है? अव्यय है, एक अव्यय है, ठीक। और रामम भगवान राम को कहा गया, यानी राम के पास, भगवान राम के पास। तो आपने देखा कि इसी का प्रधानता है, भगवान राम के पास, मतलब जो उनके पास है उसका बात किया जा रहा है। यहाँ पे भगवान राम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, राम के पास जो है उनका बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पूर्व पद की प्रधानता हो गई। अब इसी में एक दो और एग्जाम्पल हम बताते हैं। पहले इसी पैटर्न पे देखिए, उप पे एक एग्जाम्पल है आसनस्य समीपम। आसनस्य समीपम क्या है? आसनस्य समीपम, इसका क्या मतलब हो गया? आसन के समीप। तो तुरंत देखिए समीप लगा हुआ है, तो तुरंत अपना दिमाग घुमाइए, कलर हम बदल के लिखेंगे, तुरंत पकड़िए समीपम। देखिए बोर्ड में जाइएगा तो क्वेश्चन आपको बहुत डराएगा कि तुम बना के दिखा देगा। क्वेश्चन को खुद डरा दीजिए कि क्वेश्चन का हवा गुम हो जाए, उसके पैंट में सुसु हो जाए। आप सीधे कहिए समीपम लिखा हुआ है तो आगे उप लगेगा। देखिए कहाँ ऑप्शन में उप है, दो में तो ऊपर रहेगा, बस उसी को मारिए। और यहाँ पे क्या लगा हुआ? आसनस से लगा है, तो आप अभी आपको बताएं क्या हो जाएगा? आसनम हो जाएगा। तो उप में कैसे लग जाएगा? आसनम। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आप उपासनम लिखे हैं, आसनम तो नहीं लिखे, आ कहाँ गायब हो गया? तो यह संधि में पढ़ा दिए होते कि प में पहली से अ है, तो यहाँ पे ऐसे एगो डंटा पार के आ सनम लिख देंगे, सनम तेरी कसम वाला उपासनम। आ का उच्चारण आ रहा है, बस यही शुद्ध है। समझे सर कैसे? अरे बैल देखो, उप जोड़ आसनम क्या बन जाएगा? बनाओ इसका आप। आ मिल के अ मिल के क्या बन गया? प में का अ मिल के क्या बन गया? अ प्लस अ, आ ये इक्वल टू आ हो गया, तो ये दोनों मिल के आए रह जाएगा, तो उपासनम हो जाएगा। समझे? यह सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल इस पर और देखते हैं, ठीक। अब देखिए एक अव्यय हम लिखने जा रहे हैं अनु, ठीक। अनु का मतलब होता है क्या? सो समझिए, अनु का मतलब होता है योग्यम। क्या होता है? योग्यम। दो मतलब होता है, एक होता है योग्यम। योग्यम का मतलब होता है योग्यता, यानी कि कनलॉडगे, नॉलेज, ठीक। उसके बाद एक अर्थ होता है पश्चात, यानी कि पीछे। अनुज नहीं कहते छोटा भाई, ठीक। तो पश्चात यानी कि पीछे, ठीक है स्टूडेंट। तो यह दो अर्थ हुआ। अब देखिए इसके दो चीज बनेंगे, दो उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, रामस्य योग्यम। रामस्य योग्यम, तो तुरंत पकड़िए कि अच्छा ये विग्रह हुआ जो अभी हमने लिखा। तुरंत पकड़िए, अच्छा रामस्य योग्यम लिखा हुआ है, अंत में क्या लिखा हुआ है? योग्यम, मतलब शुरू में क्या लगेगा? अनु लगेगा। तो क्या हो जाएगा? अनु। और रामस्य के साथ राम के तरह योग्यता रखने वाला है, तो क्या हो जाएगा? अनुरामम। समझ गए सर कैसे? देखिए सिंपल है, रामस्य योग्यम ये क्या है? ये विग्रह है, विग्रह है, और इसका ये बना समास। योग्यम लगा हुआ है, मतलब आगे अनु का हमको लगाना है, अनुरामम। रामस्य का रामम हो जाता है, जैसे अभी ही बताए। उप लगा हुआ है तो उपरामम, ठीक। अब देखिए, अब ये तो योग्यम वाला में एक एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल आपको पश्चात में देते हैं। देखिए प्रयोजनस्य पश्चात, कोई संस्कृत आने जाने का जरूरत नहीं है कि हमको संस्कृत नहीं आता, बिल्कुल नहीं। देखिए अंत में क्या लगा हुआ है? पश्चात लगा हुआ है, तो तुरंत समझ जाइए कि अंत में लगा हुआ है पश्चात, मतलब आगे लग जाएगा अनु। तो क्या हो जाएगा? अनु। और ये प्रयोजनस्य है, मतलब प्रयोजन के पश्चात। इसका हिंदी अर्थ हुआ प्रयोजनस्य पश्चात, यानी कि प्रयोजन के पश्चात। तो क्या हो जाएगा? अनु प्रयोजनम, राममम प्रयोजनम। कितना सिंपल है। ये हो गया अव्ययी भाव समास। इसीलिए इसी तरह पढ़िए। और जितने भी सीबीएसई के बच्चे अभी तक प्रो बैच नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इसी तरह आपको हम पढ़ाते हैं पर्सनली, और जो भी रहता है गाइड करते हैं, 24 आवर आपके साथ जुड़े रहते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके प्रति। प्रति का मतलब होता है विप्सा। विप्सा का मतलब क्या होता है? सो समझिए। विप्सा का मतलब होता है दोहराना, कंटिन्यू, अगेन एंड अगेन। वो इंग्लिश में एक शब्द है ना, अगेन एंड अगेन। जैसे अगेन एंड अगेन बाबू सोना में लगे रहते हैं, एकदम बाबू मार रहे हैं, नहीं बात करेंगे, नहीं रिप्लाई दो बाबू। विप्सा का मतलब क्या हुआ? दोहराना, ठीक। कि नहीं बाबू को बार बार कह रहे सॉरी बाबू, दोहराना। तो अगर हम कहें एक एग्जाम्पल देते हैं, गृहम इति,
ठीक, गृहम गृहम इति। तो तुरंत देखिए अंत में इति लगा हुआ है और शब्द दोहरा रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे गृहम गृहम और इति लगा दिया हुआ अंत में, तो तुरंत समझ जाइए कि आगे लगा देंगे प्रति और इसी में से जो मन करे एक उठा के लगा दीजिए गृहम, हो गया प्रति गृहम। अब चलिए एक होगा शब्द गृहे गृहे इति। गृहम को गृहे भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे घर को हाउस आप लोग इंग्लिश में कैसे कहते हैं उसी तरह गृहे गृहे इति। तो आप समझ जाइए इति लगा हुआ है तो आगे क्या लगेगा, प्रति लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, गृहे लगेगा, गृहम लगेगा, ठीक, प्रति गृहम यानी कि प्रत्येक घर। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो गृहम है तो गृहम, यहाँ गृह है तो गृहे क्यों नहीं लगाए, गृहम क्यों लगा दिए। तो एक गृह में जो है गृह रूप में एक ही रूप चलता है, इसलिए हम लोग गृहम लगा दिए। सर कैसे पता चल जाता है आपको, तो 2-3 शब्द रूप आप याद रखेंगे, बाल शब्द रूप, फल शब्द रूप, और इतना आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। बिसप्पा याद रख लीजिए, किम शब्द रूप याद रख लीजिए और 9th वाला धातु रूप सब रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा। और नहीं भी कीजिएगा तो ये क्लास 10 में एको का नंबर नहीं कटेगा, ना आपका कटेगा ना आपके बाबू का कटेगा, एकदम आसान होता है। ऑप्शन इस बार तो CBSE में तो ऑप्शन वाला जमाना आ गया है, तुरंत आप देखिएगा 2 ऑप्शन में प्रति दिया रहेगा और एगो में प्रति गृहम, एगो में दे देगा प्रति कुछ और दे देगा, ठीक है, दुकान दे देगा। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह हो जाएगा। ज़्यादा आपको आगे संस्कृत नहीं पढ़ना है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जैसे जैसे पढ़ा रहे पढ़िए। और ज़्यादा टेंशन है तो आप कहेंगे बार बार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं करें, प्रो बैच ज्वाइन आप कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अव्ययी भाव समास हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आता है समास, आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास की क्या खास बात है स्टूडेंट की, इसमें सभी पदों की प्रधानता होती है, सभी पदों की प्रधानता होती है। अभी अव्ययी भाव समास में आपने क्या देखा कि किसकी प्रधानता है, तो सिर्फ और सिर्फ सर इसकी प्रधानता है, क्या कहते हैं इसको, अव्यय की प्रधानता है, मतलब जो पूर्व पद है, पहला पद है, उसकी प्रधानता है। लेकिन द्वंद्व समास है वो मोदी जी है, सबका साथ सबका विकास, तो इसमें सबकी प्रधानता है। सर कैसे, देखिए अभी एक एग्जाम्पल हम आपको लिखेंगे और बताएंगे और उसका डिटेल बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं, कहाँ गया नंबर करवा, यह है राम च लक्ष्मण च, रामा च लक्ष्मण च, ठीक, रामा च लक्ष्मण च। अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, कैसे बनता है अभी बताएंगे, पहले सिखा देते हैं कि द्वंद्व होता क्या। राम लक्ष्मण, ठीक है स्टूडेंट, इसका बना राम लक्ष्मण, रामा च लक्ष्मण च। पहले तो च जहाँ लिखा रहे च समाहार तेसाम, तो समझ जाइएगा यह द्वंद्व है। क्या क्या, समाहार और च जहाँ लिखा हो तेसाम, तो समझ जाइएगा यह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। तो राम च लक्ष्मण च, तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण। तो यहाँ पे आपने देखा कि राम की भी उतनी ही प्रधानता है और लक्ष्मण की भी उतनी ही प्रधानता है। जब हम राम लक्ष्मणों का उच्चारण करते हैं, राम लक्ष्मणों, तो दोनों की प्रधानता निकल के सामने आती है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने देखा गृहम गृहम इति, यानी कि प्रति गृहम, प्रति 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 गृहम यानी प्रत्येक घर, तो आपने देखा प्रति पे ज़्यादा फोकस है, यानी अव्यय भाव है, अव्यय है, प्रति एक अव्यय है, तो इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास हम लोग कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक समाहार द्वंद्व, एक एक्सेस द्वंद्व, ठीक है। तो जिनके सिलेबस में जो है पढ़िए, CBSE वाला जो है वो सब इतरेतर द्वंद्व पढ़ेंगे और समाहार एक्सेस को भी याद रखेंगे। सिलेबस से एको को ज़्यादा पढ़ाइए, पढ़ना नहीं चाहते आप, पुराना पाप सब है वो बताना नहीं चाहते। 9th में जितना था आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो फिर आप 10th में किस हैसियत से कह रहे हैं कि जितना सिलेबस में उतना पढ़िए। 1-2 जानना जरूरी है, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है बाबू, समझे। अब देखिए जैसे अभी ऐसे आप बाबू को इम्प्रेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि एक के मैसेज में हो जाएगी, सब सिलेबस उसका थोड़ी डिसाइड है, सब तरह से दिमाग लगाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ भी अब देखिए स्टूडेंट, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास होता है। सिंपल सा इतना याद रखिए, वचन लिंग में आप 10th के बच्चे उतना ज़्यादा नहीं फंसिए, बुक वाला सब है तो वो सब तो पूरा लिख देता है PhD लेवल का। अब क्योंकि लिखना भी चाहिए, अब सिंपल लिख देगा तो किसको समझ में आएगा। तो शब्दों की संख्या के अनुसार ही क्या होता है, इसमें समास होता है। आगे हम अभी सब बताते हैं। देखिए
इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है स्टूडेंट कि शब्दों के संख्या के हिसाब से क्या होता है, समास होता है। अब बस आपको इतना याद रखना है कि पदों के वचन के अनुसार, किसके अनुसार, पदों के वचन के अनुसार ही वचन तथा अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त समाज का नहीं, समस्त समास का या समस्त पद का लिंग होता है। पद क्या होता है अभी समझा, लिंग जेंडर हुआ, ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखना है कि संख्या के अनुसार समास होता है, बाबू के अनुसार बाबू होता है, उसी तरह संख्या के अनुसार क्या होता है, समास होता है, और पदों के वचन के अनुसार ही वचन होता है, और अंतिम पद का जो लिंग होगा, जो भी उसका जेंडर होगा, वही पूरे समास का लिंग होगा। अभी पूरा समझाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा, ठीक। अभी सब याद रखना है, बच्चा सब पूरा याद रखेगा कि मर्दों के लिए फेयर हैंडसम, लेडीजों के लिए फेयर एंड लवली, ठीक। अब आप बच्चा सब कमेंट करेगा सर ग्लो एंड लवली हो गया, हमको सब पता है। कौन प्रचार करती है रे, मामी गौतम। मामी गौतम आपकी प्रचार कर करके अपने लगाती होगी फेयर लवली ग्लो एंड लवली, नहीं, अपने लगाती होगी कुछ और, लंदन एंड पेरिस लवली, और आपको बता देती है फेयर ग्लो लवली, फेयर हैंडसम लगा के। अभी देखिए फेयर हैंडसम हम लगा लिए, चेहरा खराब हो गया, अभी फोटो इसीलिए तो नहीं दिखा रहे, काहे कि हम लोग सेलिब्रिटी ना है जी, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे कहाँ चले, इतरेतर द्वंद्व बताएंगे तब ना, कमेंट एकदम पास कर देगा बच्चा सब, एक लाइन गड़बड़ हुआ कि नहीं। चलिए अभी देखिए हमने समझाया क्या, राम च लक्ष्मण च, क्या समझाया, राम च लक्ष्मण च, कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए, ठीक है स्टूडेंट। राम च लक्ष्मण च क्या हो गया इसका समास, तुरंत राम लक्ष्मण को जोड़ दीजिए तो राम लक्ष्मण, और मनौ लग जाता है, संस्कृत है तो लग जाएगा। उसी तरह राम च श्याम च तो राम श्यामो, सीता च गीता च सीता गीताओ, ठीक सेम उसी तरह। अब आप देखेंगे कि पदों के वचन के अनुसार ही पूरे समास का वचन होगा। तो कितना वचन आपको लग रहा है, सर दो है तो दो ही वचन हो रहा है, हमको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहा था, अभी आ गया तो बच्चा सब एकदम खुश न हो जाता है। क्या वचन हो गया, दो ही वचन। अब अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त समास का लिंग होगा। लक्ष्मण क्या है बताइए, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो पूरे समास का लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सिंपल तो है इतरेतर द्वंद्व। एक दो और बता दीजिए सर, बता देते हैं, तीन वाला बता देते हैं। अब देखिए अब है कृष्ण च राम च श्याम च, सब को ले लिए, सब भगवान को ले लिए, श्याम च, ये सब फेमस क्वेश्चन है। कृष्ण च राम च श्याम च, तो तीन है तो दो, जो दो आगे का है उसमें सीधा रूप लिखाएगा। देखिए कैसे सर, ये क्या बता रहे देखो, कृष्ण राम श्याम सीधा लिखा जाएगा, तीन समास है कृष्ण राम श्याम, और पहला रूप तो हमेशा सीधा लिखाता है। जैसे देखिए रामा च लक्ष्मण च, तो राम को सीधा राम और लक्ष्मण में ही बदलाव किए। तीन है तो बहुवचन स्वयं हो गया, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे, सीधा का सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहे। बहुत बच्चे कहते हैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कीजिए। अरे बाबू पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे मोबाइल में, उससे क्या होगा, असली टॉपर वही है जो नोट्स बनाता है लेक्चर के दौरान, ठीक। लेक्चर के दौरान पढ़िए, नोट्स बनाइए, साथ में मिक्सचर खाइए। आगे बढ़िए। अब है समाहार द्वंद्व। क्या है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का प्रयोग होगा हमेशा जातिवाचक शब्द में इस समास का प्रयोग होता है, और अंत में समाहार लिखा जाता है। जिसके अंत में समाहार लिखा जाता है समझिए कि वो क्या है, समाहार द्वंद्व है। सर एग्जाम्पल बताइए, देखिए बताते हैं। अगर हम लिखे पानी च पादौ च तेषां समाहार, क्या बोल दिए सर, तो यह एक जातिवाचक शब्द है। पानी च पादौ च तेषां समाहार, ठीक। तो इसका क्या बन जाएगा, पानी तो पानी ही रहेगा, मैं पानी हो गई, पानी, और ये क्या बन जाएगा, पादम, यानी कि पानी च पादौ च तेषां समाहार, तो क्या बन जाएगा, पानी पादम। उसी तरह ये पहला बताएं, ठीक। दूसरा सुनिए, ध्यान दीजिए, कोई कॉन्सेप्ट इधर उधर हो रहा है तो ये नहीं, एक बार में पढ़े नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ेंगे। पुराना पाप किए रहते हैं, बच्चा सा सोचता है सीधा आए 10वां में पढ़े, रे पढ़ा रहे बाबू, इतना बेसिक से पढ़ा रहे, कोई नहीं पढ़ाएगा। अब आप कहेगा सर तारीफ मत कीजिए, ठीक। तारीफ क्या करूँ उसको जिसने तुझे बनाया।
अब क्या है, गोथुम च चनकम च तयो समाहार। समाहार का एगो क्वेश्चन आता है ऑप्शन में इस बार तो सीबीएसई में नहीं आएगा, जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे देखिए जहाँ समाहार है तुरंत जोड़ के समाहार पता कर दीजिए। कैसे सर, यहाँ पता करके बताइए, बता रहे देखिए, गोथुम चनकम तयो समाहार, तो जो पहिल का रूप है वो सेम लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया, गोथुम लिखा गया, ठीक। च चनक च तयो समाहार है तो क्या हो जाएगा, चनक क्या हो जाएगा, चनकम। कितना सिंपल है, चनका हो गया चनकम, उसी तरह यह पाद हो गया पादम। क्या इसमें बनाना है, मान लीजिए ऐसा समास लिखा हो बाबू, ये विग्रह है और इसको एक जगह करना समास होता है। देखिए ध्यान से एक बार और देखेंगे, पानी च पादो च तेसाम समाहार, तुरंत समाहार लगा दिया। क्वेश्चन चिढ़ाएगा कि इतना बड़का लिख दिया, औकात है बनाने का। क्वेश्चन को चिढ़ाइए कि तोरा औकात है हमसे बात करने का, क्वेश्चन के पेंड में पेशाब हो जाएगा। क्या हो गया, ये पानी आगे का पानी चढ़ा दीजिए, पानी पानी हो गई। अब पादो है तो पादम। गोथुम च चनकम च तयो समाहार, अरे गोथुम का मतलब क्या होता है सर, भाड़ में जा, हमको नहीं मतलब पता है, सीधा गोथुम यहाँ चढ़ा देंगे और चनकम है तो चनकम चढ़ा दिए, ठीक है। चनकम पहली से था, तीसरा विभक्ति चल रहा है, चनकम चढ़ा दिया, पादम चढ़ा दिए, उसी तरह। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए सबसे प्यारा समास होता है एक शेष द्वंद, एकदम दुलारू समास होता है। सर कैसे बताइए, तो इसमें केवल युगल शब्दों का समास होता है। सर युगल शब्द क्या होता है सो बता दीजिए। अब हम सब जानते हैं, अभी स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए एक शेष द्वंद, वो सीधा इसे कहेंगे कि केवल युगल शब्दों का समास होता है। अब बच्चा लाजे पूछ नहीं रहा है कि युगल शब्द क्या होता है, जबकि ये दूसरा तीसरा में पढ़ाई होता है। युगल शब्द मतलब जोड़ा, जैसे बाबू और सोना का जोड़ा, जैसे बाबू और सोना का जोड़ा, उसी को कहते हैं युगल शब्द। जैसे आप और आपकी बाबू दोनों एक जोड़ी, उसी को कहेंगे युगल शब्द। सर कैसे, जैसे देखिए माता पिता युगल शब्द है, दिन रात एक युगल शब्द है। जैसे अगर मैं कहूँ भ्रात्रा भगिनी यानी कि भगना भगनी एक शब्द है, बेटा बेटी युगल शब्द है, ठीक। तो ये शब्द अपने आप पता चल जाता है। चाचा चाची, मामा मामी, बाबू सोना, मामी गौतम मामा गौतम, यह सब क्या है, एक युगल शब्द है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि युगल शब्द के समास में दो शब्दों के अंत में द्विवचन होगा, बस आप इतना याद रखिएगा। जैसे देखिए अगर इंग्लिश यहाँ पे अब आएगा, अब स्कूल वाला इंग्लिश आएगा कैसे, जैसे देखिए एक समास लिख रहे हैं, माता च पिता च, क्या हम लिखा, माता च पिता च। तो माता च पिता च जैसी कहें तो स्कूल में देखते थे पेरेंट्स मीटिंग होता था, तो सभी बच्चे कल अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। सर पेरेंट्स मतलब तो बोथ मदर एंड फादर, तो यहाँ पे माता च पिता च, तो अंत में क्या कहेंगे, पितरौ। इसका क्या बन जाएगा, समास पितरौ। जैसे इंग्लिश में मदर एंड फादर को एक जगह हम ग्लोबली क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। गार्जियन तो अभिभावक हो गए, पेरेंट्स कहते हैं। तो इसी तरह संस्कृत में माता और पिता को एक जगह हम क्या कहते हैं, पितरौ कहते हैं। सर ये तो आता है, आगे का कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करिएगा तो पता चलेगा। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, ऑल्सो अनमेन परफेक्ट एंड ऑल्सो बाबू एंड सोना परफेक्ट। अब चलिए एक लिखते हैं भ्रातृ एंड भगनी च भगनी च, तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, भ्रातृ कहते हैं, एक जगह ग्लोबली। ठीक ठीक है स्टूडेंट, तो यह था एक शेष द्वंद। अब आगे चलिए, ठीक समझ गए। तो ये माता च पिता च कॉन्सेप्ट समझे ना, कि एक जगह ग्लोबली कहना, कि पितरो एक जगह कह दिए, पितरो पिता कह दिए तो सिर्फ पिता, पितरो कह दिए तो बोथ। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। जो भी आप गाइड, क्वेश्चन बैंक कुछ भी तो आपके पास खरीदे होंगे, सेमुसी बुक जो होगा, सेमुसिया जो भी स्टेट बोर्ड के है, प्यूसम वगैरह बुक है, बिहार बोर्ड वाला, यूपी बोर्ड वाला के पास, तो उस सब में जितना भी एक्सरसाइज दिया होगा उसमें से याद कीजिए। अब याद करने जाते हैं तो बहुत बच्चा होता है रट्टू वाला, रट के अपना काम चल रही है। बहुत बच्चा कॉन्सेप्ट खोजता है दिमाग से, तो कॉन्सेप्ट अब आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली कहने का अर्थ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक समास आगे आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है सो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होता है, जब पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। आपने क्या देखा विद्यार्थियों की अव्यय में पूर्व पद प्रधान था, यानी पहले वाला। पूर्व पद मतलब पहिलका वाला और उत्तर पद मतलब बाद वाला। ठीक, तो यहाँ पे कोनो पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरे आदमी प्रधान हो जाएगा। सर कैसे, अगर मैं एक समास लिखता हूँ, पहले विग्रह लिखता हूँ,
लंबम उदरम यस्य अशो। सर मंत्र पढ़ दिए क्या? क्या इसी तरह ना मंत्र पढ़ते हैं पंडित लोग? चलिए, लंबम उदरम यस्य अशो, तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? लंब है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, उदर पेट। अब बताइए, ये सब तो हिंदी में सब पढ़ाई होता है 7वां तक। लंबा है जिसका पेट, तो इसको एक जगह हम क्या कहते हैं हिंदी में? लंबोदर कहते हैं, और संस्कृत में कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं, लंबोदर कहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतना बड़ा पद का विग्रह का एक समास बना लंबोदर, 2 पद से बना, किससे? लंबम उदरम, ठीक, यही 2 था। यश से अशो, तो यह सहयोगी चीज था, हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं इंग्लिश में, उसी को समझ लीजिए संस्कृत में। यहाँ पे च है, इसका कोई रोल है? यही दोनों का रोल था, ठीक है। तो ये सब तो हेल्पिंग था। 2 पद है, ये पहला पद और यह कैमा पद, दूसरा पद, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपने देखा कि न लंबम प्रधान है न उदरम प्रधान है, इन दोनों के बारे में कोई भी बात नहीं हो रहा। देखिए, उदरम को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, उदरम को ऐसे भी लिख सकते हैं और उदरम को ऐसे भी लिख सकते हैं। संस्कृत में क्या होता है, दूसरा क्लास में पढ़ाए होंगे मैम, कि यह अनुस्वार न देके ऐसे लिख सकते हैं, संस्कृत क्या हिंदी में भी, ठीक। तो लंबोदरम, तो यहाँ पे लंबोदरम किसके लिए प्रयोग किया गया? भगवान गणेश के लिए। तो आपने देखा कि न लंब प्रधान है न उदर प्रधान, या तीसरे आदमी आके प्रधान है, गणेश। अब आप कहेंगे सर तो इसमें भी तो माता और पिता है, तो ये तो पितरों के तीसरे के लिए किया गया। नहीं, हम माता और पिता बोलते हैं तो आप ही के माता पिता ना है, और लंबोदर बोलते हैं तो कोई दूसरा है दुनिया में लंबोदर गणेश जी को हटा के? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बहुवीरी समास हो गया। क्या हो गया? बहुवीरी समास हो गया। अब देखिए, जैसे देखिए ग्लोबली कहा गया, जैसे देखिए पीताम्बरः, पीताम्बरः, तो पीताम्बरः का क्या होता है? जिसका वस्त्र पीला हो। तो हम किसके लिए कहते हैं? चक्रपाणी के लिए करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के लिए कहते हैं। सर पीला वस्त्र तो हम भी पहन के पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो आप अभी फेमस है नहीं ना? ग्लोबली किसके लिए, दुनिया किसके लिए जानती है? विष्णु के लिए जानती है। तो ये क्या हो गया? हमारा बहुवीरी समास हो गया। इसमें पूर्व पद उत्तर पद प्रधान न होकर क्या रहेगा? एक तीसरे पद प्रधान रहेगा। सर ये पढ़ा दिए, अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। समास याद कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन जाइएगा तो लंब उदर दोनों दे देगा, गणेश अलग से देगा। अब जो नहीं पढ़ के गया रहेगा वो कहेगा कि यहाँ तो लंब होगा ना तो उदर होगा, उदरम होगा। गणेश जी कहाँ से आ गए? लेकिन जो पढ़ के गया होगा वो कहेगा एकदम गणपतियाय नमः गणेश जी होंगे, ठीक। आगे चलिए, अब आता है सबसे खास समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है स्टूडेंट कि जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पहिलका बार एग्जाम्पल आपको समझाए थे समास में कि एक समास है, क्या समास है ध्यान से सुनिए, बहुत समझाएंगे तत्पुरुष पे। राज्ञः पुत्रः, ठीक, एक समास है राज्ञः पुत्रः, तो इसका क्या हमने बनाया था? राजपुत्र। अब आप कहेंगे सर कैसे बन गया? बाबू प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बन पाएगा, क्योंकि समास में कितना भी दिमाग लगा लीजिए, प्रैक्टिस, बच्चा सबको तो कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता, आप तो आप कॉन्सेप्ट के बादशाह हो चुके हैं, तो प्रैक्टिस है ना कीजिएगा। अब राज्ञ पुत्र, तो राज्ञ मतलब राजा। अब इसका संस्कृत तो आना चाहिए कि राज्ञ मतलब राजा होता है, पुत्र का मतलब बेटुआ होता है, यानी कि बेटा, तो राजा का बेटा। अब राजा का बेटा को एक जगह हम क्या कहते हैं? राजपुत्र कहते हैं, राजकुमार कहते हैं, यानी राजा का पुत्र। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट पूर्व पद क्या हो गया? राजा हो गया। सर एकदम पूर्व पद यानी पहले वाला पद, हाँ, तो को क्या हो गया पहले वाला पद? मरकरवा को क्या हुआ जी? ये भी राजा हो गया, राजा हो गया क्या? पूर्व पद। और उत्तर पद क्या हो गया? बाद वाला, उत्तर पद मतलब बाद वाला, पुत्र हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूर्व पद राजा का कोई वैल्यू नहीं। जब हम राजपुत्र की बात कर रहे हैं तो निश्चित शब्द में राजा है, लेकिन राजवा का कोई वैल्यू नहीं है, उसके बेटा के लिए हम कह रहे हैं। अभी हम कहें राजपुत्र आए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई राजकुमार आए हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ राजा, किसी राजा के बेटा हैं, सीधे कहते हैं राजपुत्र हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूर्व पद कोई प्रधान न होके बाद वाला के लिए यह प्रयोग हो रहा है। बताइए ना सर कैसे हो रहा है, हमको ये नहीं समझ में है। देखिए राज्ञ का मतलब राजा, पुत्र का मतलब बेटा। राज्ञ पूर्व पद है
और यह पुत्र उत्तर पद है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, उत्तर पद की प्रधानता होगी, यानी बेटवा का प्रधानता होगा। तो जब आप इस समास बनाइएगा दोनों का तो राजपुत्र होता है। तो राजपुत्र में आप बताइए, जब आप राजपुत्र बोलते हैं तो किसका प्रधानता होता है? आप किसी राजे के बेटा के लिए ना बोलते हैं, राजवा के लिए तो नहीं ना बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसकी उत्तर पद की प्रधानता होगी। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, विभक्ति तत्पुरुष होता है। कौन तत्पुरुष होता है? विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष किसे कहते हैं सो समझ लीजिए। विभक्ति तत्पुरुष एकदम आसान है। इसमें कितने विभक्ति तत्पुरुष होते हैं? तो द्वितीया से लेके और सप्तमी तक होता है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, माँ दुर्गा का द्वितीया, तृतीया ये सब होता है ना, उसी तरह सप्तमी तक होता है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि द्वितीया में द्वितीया पद का लोप हो जाएगा, तृतीया में तृतीया का, सप्तमी में सप्तमी का, षष्ठी में षष्ठी का। जैसे अभी हम आपको द्वितीया से हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, शरणम प्राप्त, तो इसका मतलब क्या हो गया, शरणम। अब इतना पता चलना चाहिए कि शरण और शरण लेने वाला, प्राप्त मतलब प्राप्त करने वाला, यानी किसी के शरण को प्राप्त करने वाला। तो आप देखेंगे शरणम, ये द्वितीय विभक्ति। कैसे पता चल गया सर? बालक, फल, किम, धातु रूप जितना है, बिसप्पा है, ये सब लता शब्द रूप है। तुरंत याद करके आइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शरण प्राप्त। सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरण प्राप्त। द्वितीय विभक्ति जो है बाबू शरणम, शरणम द्वितीय विभक्ति है, तो प्राप्त तो लगबे करेगा। तत्पुरुष में ये जो अंत में रहता है एकदम आ जाता है। ये जो अंत में लिखे हैं ये सब, यहाँ पुत्र पे आइए, पुत्र पे नजर दौड़ाइए, ये सब अपने आप लिखा जाएगा। प्राप्त भी लिखाएगा, चेंज होगा बस फर्स्ट वाला में। तो शरणम में यहाँ पे क्या विभक्ति है, ये द्वितीय नहीं है, तो हम लोग द्वितीय बना दिए शरण। ठीक, कैसे बना दिए, शब्द रूप याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो तत्पुरुष में दिक्कत होगा। अब चलिए देखिए तृतीया से एक एग्जाम्पल। अरे बहुत आसान है बाबू। देखो ज्ञानहीना, ज्ञान एक प्रथमा है, तो यहाँ पे क्या करना है, हीना तो सीधा लिखा रहेगा। अब आप जाइएगा ना बोर्ड एग्जाम में तो देखिएगा लास्ट वाला एकदम लिखले रहेगा। ठीक है, तो बहुत में नहीं लिखा रहता है, हीन को हीना, हीना खान बना देगा, हीने बना देगा, लेकिन तुरंत आप पकड़ लीजिए कि नहीं हीन लिखा होगा वह सही है, चेंज होगा वो पहले में। अज्ञान है तो क्या हो जाएगा, ज्ञानेन हो जाएगा। ज्ञानेन तीसरा विभक्ति है। रामेन, रामेन सीख रहे हैं ना, राम 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 रामः रामेन, रामेन हम किस में कहते हैं, तृतीया में, उसी तरह ज्ञानेन। ठीक, अब देखिए चतुर्थी से एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे देखिए देश हितम है, देश हितम किसका बनता है, सो सुनिए। तो देश हितम, कभी आपसे विग्रह पूछेगा, कभी समास पूछेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो हितम तो लगा रहेगा, हितम तो लगा रहेगा, और देश है तो इसका चतुर्थी क्या बन जाएगा बताइए, देसाय। क्या बन जाएगा, देसाय। हाँ ठीक से लिखे ना सर जी, हाँ ठीक से लिख रहा है। चलिए बाबू क्या बन जाएगा, देसाय बन जाएगा। समझ गए? ठीक, उसी तरह आगे चलिए। आगे है पंचमी। पंचमी तत्पुरुष एक एग्जाम्पल देखिए, सर्प भीता। सर्प भीता यानी कि सांप से डरा हुआ, तो भीता तो लगेगा ही लगेगा, भीता तो लगेगा ही लगेगा। और आगे क्या है, सर्प है तो ये क्या हो जाएगा, सर्पात हो जाएगा, ये पंचमी में आ जाएगा। ठीक, तो यह आपने देखा, क्या किया, देखा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं किस पे, नोट्स बनाने पे। तो जिनको नोट्स नहीं बना है वीडियो पॉज कीजिए, एक एक लाइन हम चला रहे हैं, जितना भी समाज था आज पढ़ा दे रहे। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे, और प्लीज़ दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा हम लोग को भी। एकदम ज़बरदस्त लाइक करते नहीं है, 6-6 हज़ार बच्चा पढ़ता है, एक को 100 लाइक नहीं रहता, ये कहीं का बात है बताइए। लाइक देने में भी पैसा लगता है। सर दोस्त के साथ क्यों शेयर करें, वो भी ना पढ़ के आगे बढ़ जाएगा। तो बाबू के साथ शेयर कर देना, नहीं तो बाबू लटक जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप भी मिलिए, पढ़िए, लिखिए और बाबू के साथ कोटा जाइए। धन्यवाद।